अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मिल्क का। तो मिल्क कॉम्पोजिशन क्या होती है आपको पता है? इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? पानी होता है। 88% क्या होता है? पानी होता है मिल्क में। उसके बाद प्रोटीन्स इसमें 2 to 4% होती हैं। फ़ैट्स की अगर बात करें तो काऊ मिल्क जो होता है उसमें 3.5% फ़ैट्स होती हैं, और जो बफलो का मिल्क होता है ना उसमें 5% फ़ैट्स होती हैं। कार्ब्स आपको पता है कौन सा होती है? शुगर इसमें होती है ना, लैक्टोज़ शुगर होती है। मिनरल्स की बात करें तो आपको पता है इसमें कैल्शियम होता है। विटामिन्स की बात करें तो विटामिन ए होता है इसमें, विटामिन B2 होता है, मीन्स राइबोफ्लेविन होता है इसमें, विटामिन सी होता है। ठीक है, तो ये आपने मिल्क तो आपने बहुत सी चीज़ों मिल्क के अंदर तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो मिल्क जो होता है ना ये एक्चुअली क्या होता है कि इसमें जो कैल्शियम होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, और ये एसेंशियल्स होते हैं बैलेंस डाइट का, कि अगर आपने बैलेंस डाइट लेनी है ना, कि जिसमें आपको प्रोटीन्स, फैट्स, कार्ब्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर सारा कुछ मिल जाए, तो आप दूध पी लो। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद ये है कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं काऊ मिल्क को और आपकी जो ह्यूमन मिल्क होता है उसका। ठीक है, अब जो काऊ मिल्क होता है ना उसको हमने इसमें डिफ्रेंशिएट करना होता है। जो वाटर, शुगर एंड फैट्स जो होती हैं वो किस में ज़्यादा होती हैं? ह्यूमन मिल्क में 5.5% शुगर होती है और फैट्स 3.8% होती हैं, जबकि जो एनिमल इसके अंदर शुगर होती हैं वो थोड़ी सी कम होती है और फैट्स भी एनिमल्स में कम होती है। ठीक है, कितनी होती है? जो शुगर होती है वो 4.75 होती है, और फैट्स जो होती हैं वो थोड़ी सी 3.3% कम होती है, 3.5%। तो ये आपने इसकी वैल्यूज़ याद रख लेनी है। फिर जो काउ मिल्क होता है, मतलब कि जो एनिमल मिल्क होता है उसमें प्रोटीन्स 3.5% होती हैं। ठीक है, मतलब कि 2.5% प्रोटीन्स ह्यूमन मिल्क में होती हैं और 3.5% प्रोटीन्स एनिमल मिल्क में होती हैं। इट मीन्स दैट ओवरऑल अगर बात की जाए तो प्रोटीन्स किस में ज़्यादा है? एनिमल मिल्क में। शुगर एंड फैट्स किस में ज़्यादा है? ह्यूमन मिल्क में। ठीक हो गया, ये बात है। इसकी परसेंटेजेस आपने खुद ही याद करनी है, मैं तो नहीं याद करवाऊंगी अब। अच्छा, उसके बाद आता है कि जो मिल्क बॉर्न डिजीज़ होती हैं उसको आपने रीड कर लेना है। उसके बाद सोर्सेज ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क, कि जो अडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क होती है, आपको पहले भी अडल्ट्रेशन का पढ़ा था कि मैंने आपको बताया था, उसमें हम एक्चुअली मिल्क की अडल्ट्रेशन कर रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ों के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ स्किमिंग। ठीक है, कि स्किमिंग क्या होती है? कि ये लोग क्या करते हैं कि दूध को बॉयल करते हैं, उसमें से जो ऊपर से क्रीम आती है ना सारी वो निकाल निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, जैसे मतलब ऊपर से जो क्रीम होती है ना वो रिमूव कर लेते हैं, तो उसका फिर कुछ बना लेते होंगे। ठीक है, जैसे मिल्क से जो क्रीम होती है उससे हम क्या बनाते हैं? बटर वगैरह बनाते हैं। तो दूध की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है ना इससे ख़त्म हो जाती है, इसको हम कहते हैं स्किमिंग। ठीक है, कि उसकी जो ऊपर से क्रीम है उसको रिमूव करके उसको बेचा जाए किसी और तरह से। दूसरा, पानी मिलाना, दूध में पानी मिलाना, ये तो करते ही रहते हैं लोग। ठीक है, उससे क्या होता है कि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है और फिर बेचते हैं इस तरह से। फिर उसके बाद अच्छा, उसके बाद टिकिंग एजेंट्स, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर देते हैं इसके अंदर, ताकि वो जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसको जो है दरअसल प्रिवेंट किया जा सके, और ये है कि दूध को ज़्यादा देर तक जो है ना अनऑल्टर्ड कंडीशन में रखा जाए। तो ये वाटरिंग, स्किमिंग और केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हो जाते हैं। इसके अलावा टिकिंग एजेंट्स ऐड करते हैं, उसमें चॉक का पाउडर ऐड करते हैं, जेलेटिन ऐड करते हैं, सोडा बाइकार्बोनेट ऐड करते हैं, सैकरीन ऐड करते हैं, कलरीन मैटर ऐड करते हैं। ठीक है, सोडा बाइकार्बोनेट क्यों ऐड करते हैं? ताकि उसकी जो एसिडिटी है वो कम हो जाए। ठीक है, सोडा बाइकार्बोनेट ये अल्कली टाइप होता है तो इससे एसिडिटी कम हो जाती है। सैकरीन ऐड करते हैं ताकि वो जो उसकी दूध का एक सोरिंग सा टेस्ट आ रहा होता है ना उसको दरअसल कम करने के लिए ना, उसकी खट्टापन को कम करने के लिए सैकरीन ऐड करते हैं। शुगर टाइप होती है ये, तो इसको हम कहते हैं सोफिस्टिकेशन। ठीक है, उसके बाद कलरिंग मैटर ऐड करते हैं ताकि वो जो दूध का एक कलर है ना वो दरअसल आ जाए, उसको उसकी जो स्किमिंग उसके अंदर हमने की थी ना, उसकी तरह क्रीम निकाल दी थी, तो उससे उससे दूध का कलर ना थोड़ा डल सा होना शुरू हो जाता है। तो उसके डल कलर को ना थोड़ा छुपाने के लिए ना, जो हमने कहा था कंसीलिंग डेफिनेशन इन द अडल्ट्रेशन हमने किया था ना, तो वो क्या था? उसको छुपाने के लिए उन्होंने कलरिंग मैटर ऐड कर देते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो एक्चुअली देती हैं। अब जो जेलेटिन होता है, चॉक पाउडर होता है, स्टार्च होता है, शुगर होता है, ये एक्चुअली जो वाटर्ड पानी हमने दूध में डाला होता है उसको थोड़ा सा थिक करने के लिए ना, उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज़ करवाने के लिए जेलेटिन और चॉक पाउडर ये सब कुछ ऐड किया जाता है, शुगर ऐड की जाती है। ठीक है, मतलब इन सब कुछ चीज़ों को किसी मकसद के लिए चेंज रखा जाता है। अब हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी अडल्ट्रेशन की, तो उसमें हमने पढ़ा था कि एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं? मिक्स कर रहे होते हैं। तो जैसे यहाँ पे पानी मिक्स किया जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ अ मिक्सिंग। सब्सटीट्यूशन, के एक चीज़ को निकाल के, फॉर एग्जांपल क्रीम को निकाल के उसकी जगह हम कलरिंग मैटर ऐड करते हैं, दिस इज़ सब्सटीट्यूशन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब उसमें से चीज़ निकाल दो, स्किमिंग कर लो, क्रीम निकाल दो, दिस इज़ एब्स्ट्रैक्शन। कंसीलिंग द क्वालिटी, के जिसमें हमने देखा कि कलरिंग मैटर ऐड कर दिया, ठीक है, कंसील करने के लिए। और फिर डिकम्पोज्ड फूड्स हमने और इस तरह से
टॉक्सिकेंट्स वगैरह ऐड करके, ये सारी फिट हो रही है ना डेफिनेशन ऑफ अडल्ट्रेंट्स में। तो ये बात होती है। फिर आते हैं कि जो कॉमन हम मिल्क से, दूध से जो चीज़ें तैयार करते हैं वो क्या क्या होती हैं। वो क्रीम होती है, बटर होती है, मार्गरीन होती है, चीज़ होती है, ठीक है, और वे होता है। वे जो होता है ये दूध के ऊपर से जो पानी होता है ना, वो दरअसल हम प्रिपेयर उससे कुछ बनाते हैं, उसको हम वे कहते हैं, ठीक है। तो ये मार्गरीन भी बटर टाइप चीज़ होती है, ऑल्टरनेटिव टू बटर यूज़ होती है, और ये हम मिल्क से प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि दूध के अंदर बैक्टीरियल कंटामिनेशन कहाँ से आएगी ना, जब हम मिल्किंग प्रोसेस कर रहे होते हैं, जो वो दूध निकाल रहे होते हैं भैंस का, उस दौरान हो सकता है हमारे हाथ गंदे थे तो दूध गंदा हो गया, जो बर्तन है वो हमारे साफ़ नहीं है, कंटेमिनेटेड जो वाटर ऐड किया जा रहा था वाटरिंग ऑफ मिल्क के दौरान वो कंटेमिनेटेड था, इस तरह से दूध ख़राब हो जाता है, उसको आपने देख लेना है। फिर आता है पैस्चराइजेशन का प्रोसेस, कि हमने मिल्क जो हमारा दूध है उसको हमने प्रिजर्व करना है, उसकी हमने क्वालिटी अच्छी करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है मिल्क पैस्चराइजेशन करते हैं, ठीक है। कि पहले हम क्या करते हैं कि जो मिल्क होता है, दूध होता है, उसको हम पहले ठंडा करते हैं। जो 4 डिग्रीज़ होता है उस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे उसको चिल करते हैं, ठंडा करते हैं। उसके बाद हम उसको हीट करते हैं 72 डिग्री सेल्सियस पे, हम 15 सेकंड के लिए उसको हीट करते हैं। मोस्टली यही टेम्परेचर यूज़ होता है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, ठीक है, जिसमें हम 15 सेकंड के लिए जस्ट क्या करते हैं, 72 डिग्री सेल्सियस पे हम उस दूध को गर्म करते हैं, ठीक है। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर भी हो सकता है, उसमें हम 1 to 2 सेकंड्स के लिए 140 डिग्रीज़ पे डबल टेम्परेचर करके बर्न करते हैं, ठीक है, जिससे 99.59% बैक्टीरिया मर जाते हैं। और लो टेम्परेचर जो लॉन्ग टाइम मेथड होता है ना, उसमें हम 30 मिनट्स के लिए करते हैं, मतलब कि लॉन्ग टाइम है 30 मिनट्स और 62 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब मोस्ट आप एक एक इंपॉर्टेंट याद रख लो, ठीक है, अगर आपको लिखने के लिए आता है। उसके बाद क्या है कि मिल्क जो है उसको हम जैसे ही गर्म किया, उससे साथ ही हमने वापस उसी टेम्परेचर पे 4 डिग्रीज़ पे हमने रैपिडली कूल किया, ठीक है। उसके बाद हमने उससे जो है ना चीज़ें बनाना शुरू कर दी। तो ये पैस्चराइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें हम पहले बहुत ज़्यादा उसको ठंडा करते हैं 4 डिग्रीज़ पे, फिर उसको एकदम से गर्म करते हैं थोड़े टेम्परेचर पे, फिर उसको दोबारा वापस ठंडा करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इस पे बैक्टीरिया मर जाते हैं, और जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है ना, वो ये नहीं है कि मिल्क की ख़राब हो जाएगी, उसी तरह रहेगी, वो जो चीज़ें उसके अंदर थी वैसी होगी, ठीक है। दूसरा प्रोसेस ये होता है कि हम ड्राई मिल्क कर लें, जैसे वो जो सूखा दूध होता है, आपको पता है बच्चों की जो है क्या करते हैं, बच्चों की एक्चुअली दूध होता है ये ड्राई मिल्क के फॉर्म में, वो हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। आपको पता होगा इसका बॉइलिंग ऑफ मिल्क, इससे भी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये जो ड्राइंग ऑफ मिल्क होता है ना, ये किस टाइम, ये हम ना इस तरह से स्टीम करते हैं। कैसे ड्राई मिल्क बनता है आपको पता है, ये इस तरह से स्टीम हीटेड रोलर्स होते हैं, इसमें एक्चुअली हम दूध को जो है ना स्टीम के अंदर बनाते हैं 115 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो ड्राई हो जाता है, इस फॉर्म में आ जाता है दूध, ठीक है। तो ये होता है इस डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेंडरिंग द मिल्क सेफ़। उसके बाद डेंजरस फूड्स क्या होते हैं, डेंजरस फूड्स ये होते हैं ना जिसमें जो है उसको प्रॉपरली हम ना देखें, जो एक्चुअली रॉ वेजिटेबल्स वगैरह हैं, ओपन सेल ऑफ कट फ्रूट्स हैं, जैसे वाटरमेलन्स को ऐसे मतलब काट काट के ऐसे रखा होता है बेचने के लिए, इस तरह से। अब उनको हमने कैसे सेव करना है, दैट इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट, कि डोमेस्टिक हम घर में कैसे उसको सेव रख सकते हैं। हम पानी को बॉयल करके पिएँ, मिल्क को हम बॉयल करके पिएँ, खाना खाने से पहले हाथ धोएँ, ठीक है, अपना पानी साफ़ रखें, जो बर्तन हैं उनको ढाँप के रखें, वहाँ पे कोई फ्लाई इंसेक्ट्स वगैरह नहीं आनी चाहिए बर्तनों के ऊपर, ठीक है, और उनको ज़रा मार के रखें। और फिर जो हमारी जितनी भी घर का कूड़ा वगैरह है उनकी अच्छी तरह से सैनिटरी डिस्पोजल करें, ठीक है। यही होता है ना, कम्युनिटी मेजर्स हम क्या ले सकते हैं कि जो इन्वायरमेंटल पूरी सैनिटेशन करें, मतलब जो इन्वायरमेंट है उसको साफ़ सुथरा रखें बाहर, ठीक है। जो जहाँ पे खाना बन रहा है, फूड प्रेमिसेस हैं, उनकी सुपरविजन की जाए कि वो कैसे बना के दे रहे हैं, फूड हैंडलर्स जो हैं उनको सुपरविजन की जाए, ठीक है। वाटर सप्लाई सेफ़ हो, हेल्थ एजुकेशन, लोगों को हेल्थ एजुकेशन दी जाए कि आपने कैसे बेचना है फूड को, ये सारा इन्वायरमेंटल कैटेगरी में आ जाता है। देन वेरी इंपॉर्टेंट यूक्यू जो आपका आता है, असेसमेंट, डाइटरी असेसमेंट ऑफ द न्यूट्रिशनल स्टेटस, ठीक है। इसमें ना दो तरह के मेथड्स आ जाते हैं, डायरेक्ट मेथड्स होते हैं और इनडायरेक्ट मेथड्स आते हैं। डायरेक्ट मेथड्स में क्या होता है, डाइटरी असेसमेंट करते हैं हम, डाइटरी असेसमेंट में क्या होता है वो हम देख लेते हैं कि जो एग्रीकल्चर है, मतलब कि एक कंट्री की डाइटरी असेसमेंट हमने करनी है, तो उसमें देखना है कि कंट्री में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कितनी है उस खाने की,
गंदम कितनी बन रही है, ये खाना कितना बन रहा है ओवरऑल, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कितनी है, उसकी एस्टिमेशन करनी है। उसके बाद हमने कैश क्रॉप्स फॉर एग्जांपल कॉटन, उसकी कितनी प्रोडक्शन हो रही है। कैश क्रॉप्स वो होते हैं जिनसे पैसा आता है, ठीक है, फूड के मतलब फूड वेराइटी में नहीं आता वो कैश क्रॉप्स, ठीक है। इसके अलावा जो है सॉइल की मिट्टी कितनी जरहेज़ है हमारी मुल्क की, ठीक है, वो तो आपको पता ही है, सॉइल फर्टिलिटी के ऊपर मेथड पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद ओवर प्रोडक्शन ऑफ स्टेपल्स, फॉर एग्जांपल राइस इज़ एक्चुअली द फॉर्म ऑफ स्टेपल्स, के स्टेपल्स जो है उनकी एक्चुअली कितनी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फूड कितनी हो रही है। ये ओवरऑल डाइटरी असेसमेंट हमारी पूरी मुल्क की है, ठीक है। किसी मुल्क में कितनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, स्टेपल फूड्स कितने हैं, कैश क्रॉप्स कितने हैं, उनकी सॉइल फर्टिलिटी मिट्टी जरहेज़ है या नहीं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फूड्स कितना हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है बायो, ये जो आपकी आती है डाइटरी असेसमेंट के बाद जो हमने करनी होती है कि किसी बंदे को हमने देखना है ना, पर्टिकुलर बंदे को देखना है, तो उसकी हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन सबसे पहले करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ पेशेंट ऑफ रिकेट्स, तो इसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन हमने करनी है कि वो कैसा आपको अपीयर हो रहा है, ठीक है। क्लिनिकली हमें पता चल जाता है कि उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है। बायोफिजिकल हमें कैसे करते हैं, जो हम लैब इन्वेस्टिगेशंस में करते हैं, ठीक है, सॉरी लैब इन्वेस्टिगेशंस करें, एक्सरे में करते हैं, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। बायोकेमिकल में हम क्या करते हैं, लैब इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। एंथ्रोपोमेट्री होती है मेजरमेंट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये 4 होते हैं, क्लिनिकल, बायोफिजिकल, बायोकेमिकल एंड एंथ्रोपोमेट्री, ठीक है। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, बायोफिजिकल एग्जामिनेशन, बायोकेमिकल एग्जामिनेशन एंड एंथ्रोपोमेट्री इज़ एक्चुअली डायरेक्ट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका आता है एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री में एंथ्रोप मीन्स मैन, ठीक है, और मेट्री मीन्स मेजरमेंट्स, कि हमने मैन की मेजरमेंट्स लेनी है। और मोस्टली हम जो कंसिडर करते हैं वो 5 साल से छोटे बच्चे, उनकी एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स करते हैं, उनकी बॉडी की हाइट वेट वगैरह चेक करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है, तो इसमें कौन कौन सी एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स होती हैं। इसमें हम वेट फॉर एज चेक करते हैं कि एज के लिहाज से वेट कितना है बच्चे का, एज के लिहाज से हाइट कितनी है बच्चे की, हाइट फॉर एज। उसके बाद उसकी स्किन फोल्ड थिकनेस लेते हैं। मोस्टली हम जो स्किन फोल्ड थिकनेस लेते हैं वो हम लेते हैं, ये जो होती है बाजू की, ठीक है, और ये जो स्काल्प के नीचे वाला एरिया होता है यहाँ की, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो स्किन फोल्ड थिकनेस हम लेते हैं अमाउंट ऑफ बॉडी फैट को चेक करने के लिए कि बंदा कितना फ़ैट है, ठीक है। ट्राइसेप्स ले लेते हैं और इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला से लेते हैं। उसके बाद चेस्ट टू हेड सर्कमफ्रेंस, कि चेस्ट के लिहाज से जो हेड है बच्चे का सर है उसकी सर्कमफ्रेंस कितना आ रहा है ना, तो उसको डिटर्मिन करने के लिए उसकी मैलन्यूट्रिशन तो नहीं आई, ये वो प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन को चेक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम जो है अपर आर्म सर्कमफ्रेंस लेते हैं, जो बाजू का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसकी हम मेजरमेंट करते हैं। तो ये एक्चुअली एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स होती हैं, वेट फॉर एज, हाइट फॉर एज, स्किन फोल्ड थिकनेस, हेड टू सर्कमफ्रेंस, सॉरी चेस्ट टू हेड सर्कमफ्रेंस रेशो और अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। अब ये जो होता है ना, ये अपर मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, इसके लिए जो मेथड यूज़ होता है ना, ये होता है शेकर स्टेप मेथड ना। शेकर स्टेप मेथड में हम क्या करते हैं, हम ना बाजू के ऊपर ये बांधते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया, बाजू के ऊपर हमने ये बांधा इसको, और हमने जो है ना उसकी मेजरमेंट्स ली, ठीक है। टेप जो होती है इस तरह की होती है, इस पर रेड होता है, येलो होता है और ग्रीन कलर की ना एरिया होता है। फिर हमने बाजू के इर्द गिर्द लपेटना होता है उसको, फिर हम मेजर करते हैं। अगर तो 11 मतलब 12.5 सेंटीमीटर से कम आ रही होगी ना जो बाजू की वो है सर्कमफ्रेंस, तो ये जो अपर मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, तो इसको हम कहते हैं कि ग्रॉस अंडर न्यूट्रिशन है। अगर 12.5 से 13.5 के दरमियान में आ रही होगी, जैसे इस बंदे की 12 पे येलो पे आ रही है, ठीक है, तो ये होगी माइल्ड अंडर न्यूट्रिशन। और अगर जो है वो 13.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, मीन्स ग्रीन में आ रही है, ठीक है, वो गुड होगी, ठीक है। तो रेड येलो ग्रीन, रेड जिसमें 12.5 सेंटीमीटर से कम होगी, येलो में 12.5 टू 13.5, ग्रीन में क्या होगा 13.5 टू 13.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा, जैसे ये है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि जो बच्चा है उसकी कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है, 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। ये तो हो गए हमारे डायरेक्ट मेथड्स जो हमने मेजर किए असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस में, कि जिसमें भी डिस्कस्ड अबाउट द डाइटरी असेसमेंट, बायोकेमिकल असेसमेंट, बायोफिजिकल असेसमेंट, क्लिनिकल असेसमेंट एंड एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड्स क्या होते हैं। तो मॉर्बिडिटी कितनी है, मॉर्टेलिटी कितनी है, और फिर ये जो थर्ड चीज़ आपको शो की जा रही है कि किसी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, ठीक है, कि वो कितना है। तो इससे पता चलता है ना मॉर्बिडिटी के वो इलनेस कितनी है, जैसे अभी उसकी हार्ट बीट तो चल रही है लेकिन वो बीमार है, ठीक है। मॉर्टेलिटी के वो मर गया है, ठीक है। डायरिया, मीजल्स, टीबी किसी कंट्री की क्या है,
ठीक है। एनीमिक लोग कितने हैं, मोर्टेलिटी मर कितने रोग रहे हैं, जैसे वो आपने सारे पढ़ लिए हैं अभी तक के। मैटरनल मोर्टेलिटी होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी, प्री नेटल, न्यूनेटल, पोस्ट नेटल मोर्टेलिटी वगैरह। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, कितने लोग किस एज में जाके ज़्यादा मर रहे हैं किसी कंट्री के। तो ये इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ डाइटरी असेसमेंट होते हैं। ठीक है। अब इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट से करते हैं।